कभी सोचा है कि हिटलर के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं, अगर वो पूरी कहानी न हो तो? आज हम एक ऐसे सोर्स को खंगाल रहे हैं जो इतिहास के सबसे बदनाम चेहरों में से एक के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देता है और एक सवाल खड़ा करता है, क्या इतिहास वाकई वो कहानी है जो सिर्फ जीतने वाले लिखते हैं? मेरी आत्मा कब्र से उठेगी और दुनिया देखेगी कि मैं सही था। ऐसा माना जाता है कि ये हिटलर के आखिरी शब्द थे। और ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या इतिहास की किताबों में कुछ ऐसा है जो हमारी नज़रों से छिपा रह गया? तो असली सवाल यही है, क्या हिटलर सिर्फ एक शैतान था या फिर वो एक कहीं ज़्यादा पेचीदा कहानी का हिस्सा है? चलिए इस सोर्स के साथ इस सवाल की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इमेज की जो हम सबके दिमाग में है, हिटलर यानी बुराई का दूसरा नाम। यही वो बुनियाद है जिससे ये सोर्स चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हिटलर की जो पूरी इमेज है वो तीन खतरनाक पिलर्स पर खड़ी है। पहला, हॉलोकॉस्ट और बड़े पैमाने पर हुए कत्लेआम। दूसरा, वर्ल्ड वॉर II शुरू करने की पूरी जिम्मेदारी। और तीसरा, आज के दौर में एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध का सबसे बड़ा चेहरा होना। यही वो बातें हैं जिन्हें हम सच मानते आए हैं। तो शुरू करते हैं पहले पिलर से, सामूहिक हत्याएं। ये सोर्स हमें एक ऐसा कंपैरेटिव व्यू देता है जो शायद आपको चौंका दे। 60 लाख, ये हॉलोकॉस्ट में मारे गए यहूदियों की संख्या है। एक ऐसा आंकड़ा जो रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन ये सोर्स एक सवाल पूछता है, और जब हम हिटलर के हाथों हुई मौतों को 20वीं सदी के दूसरे लीडर से कंपेयर करते हैं ना, तो तस्वीर काफी अलग और हैरान करने वाली नजर आती है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। सोर्स के मुताबिक चीन में माओ त्से-तुंग के राज में 4 से 8 करोड़ लोग मारे गए, खासतौर पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अकाल और कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान। सोवियत यूनियन में जोसेफ स्टालिन 2 करोड़ से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार थे, द ग्रेट पर्ज और गुलाग्स की वजह से। अब हिटलर का आंकड़ा देखिए, लगभग 1.7 करोड़। जाहिर है ये भयानक है, लेकिन ये सबसे ज्यादा नहीं है। तो फिर सवाल वही है, दुनिया हिटलर को ही इतिहास का सबसे बड़ा विलन क्यों मानती है? यहाँ सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी पेश करता है। उनका कहना है कि हिटलर ने अपने इरादे कभी छुपाए नहीं, उसने खुलेआम नफरत और तबाही की बात की। दूसरी तरफ माओ और स्टालिन जैसे लीडर्स ने अपने भयानक कामों को डेवलपमेंट या रेवोल्यूशन जैसे भारी भरकम शब्दों के पीछे छुपा दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास ने एक ऐसे राक्षस को ज्यादा सजा दी जो अपने इरादे नहीं छुपाता था? चलिए अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यहूदी विरोध। क्या हिटलर ने इस नफरत को बनाया था या उसने सिर्फ एक पुरानी सदियों से जल रही आग में घी डालने का काम किया? एंटी सेमिटिज्म मतलब यहूदी लोगों के खिलाफ नफरत, भेदभाव या दुश्मनी। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर पहला नाम हिटलर का ही दिमाग में आता है। लेकिन क्या ये कहानी सच में हिटलर से ही शुरू होती है? ये टाइमलाइन एक बिल्कुल अलग कहानी दिखाती है। देखिए, यहूदियों से नफरत का इतिहास हिटलर से सदियों पुराना है। 722 ईसा पूर्व में उन्हें रोमन एम्पायर से निकाला गया, फिर 1290 में इंग्लैंड से, 1492 में स्पेन से और फिर फ्रांस से। ये एक ऐसी नफरत है जो सदियों से अलग अलग महाद्वीपों में फैली हुई थी। तो सोर्स का मेन आर्ग्यूमेंट यही है, हिटलर ने इस नफरत को बनाया नहीं, उसने इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मतलब जो नफरत लोगों के दिलों में पहले से ही थी, उसे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एक हथियार बना लिया। और अब आते हैं हमारे आखिरी तीसरे पिलर पर। क्या सच में एक अकेला आदमी पूरी दुनिया को जंग की आग में झोंक सकता है, या फिर दुनिया पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठी थी, बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी? ये सोर्स हमें स्टेप बाय स्टेप समझाता है कि हिटलर सत्ता तक पहुंचा कैसे। देखिए, पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई, फिर उन पर वर्साय की अपमानजनक संधि थोप दी गई, जिसने देश की कमर तोड़ दी। इससे देश में जो गुस्सा और हताशा फैली, वो हिटलर जैसे किसी के लिए सत्ता में आने का एक परफेक्ट माहौल था। और यहीं पे ये सोर्स एक बहुत पावरफुल आइडिया सामने रखता है, शेयर्ड ईविल का। इसके मुताबिक हिटलर कोई अकेला विलन नहीं था, वो तो उस वक्त के टूटे हुए ग्लोबल सिस्टम का एक नतीजा था, एक लक्षण था, बीमारी नहीं। और सच तो ये है कि वो इस खेल में अकेला था भी नहीं। ब्रिटेन उसे खुश करने में लगा था। सोवियत यूनियन ने उसके साथ पोलैंड को बांटने की डील कर ली। जापान और इटली अपने अपने एम्पायर बना रहे थे। यहां तक कि IBM और फॉक्सवैगन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने नाजी सरकार को सपोर्ट किया। तो ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया की कहानी थी जो जैसे जंग का इंतजार ही कर रही थी।
तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर ये सोर्स अपने आखिरी और सबसे दमदार तर्क पर पहुंचता है कि आखिर इतिहास लिखता कौन है। एक बहुत पुरानी कहावत है, जो जंग जीतता है वही इतिहास लिखता है। ये लाइन इस सोर्स के पूरे तर्क का निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जो कहानी सुनते हैं वो असल में जीतने वालों की कहानी है। तो सोर्स का फाइनल क्लेम ये है कि हिटलर को सबसे बड़ा और अकेला विलन बना देना ये जीतने वाले देशों के लिए बहुत फायदेमंद था। ये एक सिंपल कहानी बनाता है, अच्छा बनाम बुरा, और ये कहानी जंग की मुश्किल सच्चाइयों को छुपाने और जीतने वालों के अपने कामों को सही ठहराने में मदद करती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर इतिहास सिर्फ एक कहानी है तो हम किसका वर्जन सुन रहे हैं? ये हमें हर उस ऐतिहासिक सच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है जिसे हम पत्थर की लकीर मानते आए हैं, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है और क्यों।